नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। हमारे देश में 1 फरवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट के पेश कर दिया गया है। जो बजट 57 लाख करोड़ रुपए का बजट है, 57 लाख करोड़ का बजट है और उसमें बहुत सारी बातें कही गई। जो कहा गया कि ये बजट महिला, युवा को लेकर प्रेरित किया गया है, जिसमें किसान, व्यापारी सब सम्मिलित होंगे, उनको फ़ायदा होगा। और ये फायदा कितना होगा, कैसे होगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों की विस्तृत जानकारी के लिए मैंने अपने स्टूडियो में सीए अतुल अग्रवाल जी, जो कहा जाता है सीए स्टूडेंट बनाने की फैक्ट्री, हाँ जी, सीए बनाने की फैक्ट्री सर चलाते हैं। पर्टिकुलर बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत ही रिनाउंड टीचर हैं, पूरे इंडिया में सर के स्टूडेंट फैले हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने इतने टाइट शेड्यूल में से आप समय निकाला। थैंक यू विनीश जी, थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं ज़रा समय लगाते हुए बजट के ऊपर कि बजट में क्या क्या आया है, कैसे कैसे आया है, इसकी पूरी चर्चा करते हैं। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अभी तक जो हम करते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लेकर चर्चा करते थे। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 26 से लागू होने जा रहा है, तो ये जो बजट आया है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया है या 2025 एक्ट में आया है? राइट विनीश जी, बेसिकली ये जो बजट है ये फाइनेंशियल ईयर, यानी अब जो नई टर्मिनोलॉजी में टैक्स ईयर कहेंगे 26-27 का है। लेकिन बहुत सारे प्रोसीजरल चेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो पिछले साल की रिटर्न, पेनाल्टी, फीस उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो दोनों एक्ट्स में हुए हैं। 1961 के एक्ट में टोटल 19 अमेंडमेंट्स हैं, 3 इंसर्शंस हैं, 1 सब्स्टिट्यूशन है। 2025 के एक्ट में 78 अमेंडमेंट, 1 इंसर्शन, 6 सब्स्टिट्यूशन एंड 2 ओमिशंस हैं। तो दोनों ही इस एक्ट में अच्छे से चेंज किए गए हैं। और ख़ास बात ये कि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, वो अभी इनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब एप्लीकेबल नहीं हुआ है। इनेक्ट तो हो गया है। सो यू कैन से अमेंडमेंट बिफोर इनेक्टमेंट। मतलब आया नहीं है लेकिन उसमें अमेंडमेंट आ गए। अमेंडमेंट आ ये अच्छी बात है हमारे देश की और हमारे एक्ट की कि लागू होने से पहले ही उसमें अमेंडमेंट की उम्मीदें आ गई और आ गया है वो। सर आम जनता जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं स्टेट स्लैब को लेके, जैसे लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिला, 7 लाख से सीधा 12 लाख 12 रुपए लाख कर दी किया गया। गई। लाख रुपए महीना आप कमाते हो, आपको टैक्स ही देना है। नहीं, और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी थी। तो क्या इस साल भी कोई टैक्स स्लैब में चेंजेस करा गया है? विनीश जी, इस बजट में सबसे अच्छी बात यह है, बहुत ही शानदार बजट है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। ओके। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है जनता के लिए कि उन्हें कोई नया टैक्स नहीं देना है। वैसे मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि कोई नया टैक्स ना लगाया, और पुराने में भी उन्होंने कोई चेंजेस ऐसे नहीं किए हैं जिससे आपकी जेब के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। सर हमारा एक्ट आ जाता है, सारी बातें आ जाती हैं, अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों की तैयारी टाइमली हो जाती है? तो आपको क्या लगता है इस बार जो आईटीआर फॉर्म्स हैं वो टाइमली नोटिफाइड हो जाएंगे, जिससे जो टाइमली रिटर्न फाइल होता है क्या वो हो पाएगा? टेक्निकली आईटीआर फॉर्म्स और रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हैं वो सभी 1 अप्रैल से पहले गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देने चाहिए। ठीक है। बट पिछले साल भी हमने देखा कि फॉर्म्स बहुत लेट आए, उसकी वजह से फाइलिंग में, टैक्स ऑडिट की फाइलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। फिर डेट्स को एक्सटेंड करना पड़ा। हालांकि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि वो फॉर्म्स बहुत टाइमली, शॉर्टली, सिंप्लीफाइड नोटिफाई करने वाले हैं। होपफुली सब कुछ 1 अप्रैल से पहले नोटिफाई हो जाएगा। और मोरओवर ये जो नए फॉर्म्स आ रहे हैं ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई होने, तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ का फोकस एरिया है वो सिंप्लीफिकेशन पर है। मतलब सरल करेंगे सब कुछ। जैसे 1961 का एक्ट 2025 करके काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप पढ़ के देखिए, बहुत आसान है। उसी तरीके से जो नए फॉर्म्स आ रहे हैं वो भी सिंप्लीफाइड होंगे और होपफुली 1 अप्रैल से पहले पहले नोटिफाइड नोटिफाइड हो हो जाएंगे। जाए। ओके, ये अच्छी बात है, अगर अप्रैल में हो जाते हैं तो टाइमली हम मिल जाएगा रिटर्न फाइल करने के लिए। सर चलिए बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। जो अमेंडमेंट्स बहुत सारे आए हैं, इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को लेके सेक्शन 43B में कुछ चेंजेस आया है, वो क्या चेंजेस है सर? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड एसेट्रा जो था,
वो पहले तो उसको हम इनकम में ऐड करते हैं। पहले क्लॉज 2 सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज एक्स होता था, 10 होता था। अभी इट इज़ 249 ओ, प्रोविजन सेम है। अब उसकी हमको डिडक्शन मिलती थी सब्जेक्ट टू ए कंडीशन कि दैट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट एज पर द रिलेवेंट लॉ। उसके बाद वेरियस कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हुए, डिस्प्यूट्स हुए। लोगों ने कहा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब 139(1) यानी आज की डेट में हम बात करें 263(1) हाँ जी। आईटीआर की ड्यू डेट तक होता है, तो एम्प्लॉय में भी वही इंटेंशन है। कोर्ट्स ने कभी रेवेन्यू के फेवर में जजमेंट दिए, कभी एसएससी के। ये कंट्रोवर्सी पिछले 20-25 सालों से लगातार चलती आ रही है। नाउ दे हैव कंक्लूडेड दैट कंट्रोवर्सी। फाइनली एक ऐसा चेंज, अब कुछ नहीं चेंज होगा, और यहाँ पे उन्होंने पूरा हमको 263(1) तक का टाइम अलाउ किया। ओके। दैट इज आईटीआर की ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वन थिंग इज यार नोट वर्दी विनीत जी कि 43B हाँ जी। अभी जो नए एक्ट में सेक्शन 37 है, उसमें ये था कि अगर ड्यू डेट तक नहीं किया, लेट किया, तो जब डिपॉजिट होगा देन यू विल गेट डिडक्शन। बट ओके। ये 37 में अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा। तो अगर ड्यू डेट तक पे कर दिया आईटीआर की, तब तो डिडक्शन ले लीजिए। ठीक है। अगर उसके भी लेट हुआ तो ठीक। डिडक्शन इज गॉन फॉर एवर, अच्छा, आगे पेड करने पे भी नहीं नहीं मिलेगी? मिलेगी। ओके। वो 37 में नहीं आया, 43B में नहीं आया। ओके। एक सर चेंजेस आया इंटरेस्ट ऑन मोटर मोटर व्हीकल्स पे, वो क्या अमेंडमेंट है सर? एमएसीटी के जो क्लेम्स हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत ये क्लेम्स किसी की डिसेबिलिटी पे, डेथ होने पे मिलते हैं। हाँ जी। नॉर्मली पेमेंट लेट होती है, इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उन इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट किया जाना एक वेलकम स्टेप है। तो ओके। वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है आपको। कॉन्सिक्वेंटली उस पर जो सेक्शन 393 में टीडीएस के प्रोविजंस थे उसको भी डिलीट किया गया है। अच्छा, वो मतलब यहाँ से पूरा हट गया यस, है। यस। सर लोअर और नील रेटेड टीडीएस को लेके भी क्या कोई चेंजेस आया है? जी हाँ, सेक्शन 395 है इनकम टैक्स एक्ट 25 में। और अभी तक क्या था, लोअर रेट या नील रेट का जो टीडीएस सर्टिफिकेट था, उसके लिए हमें असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन लगानी होती थी, हाँ जी। फिर वो अपनी प्रोसेसिंग करते थे, हाँ जी। और थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस था। नाउ उन्होंने इस प्रोसेस को रूल बेस किया है, और सारी की सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन होंगी, रूल बेस्ड अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगा, और दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एसएससीज ओनली। ओके। वो अभी नोटिफाई करेंगे क्या लिमिट्स आ रही हैं, किस तरीके की लिमिट्स आ रही हैं। बट यस, दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द एसएससी। मतलब जैसे फेसलेस हमने कोई फॉर्म सबमिट किया है तो वो ऑटोमेटिक स्क्रूटनाइज होकर अप्रूवल मिल जाएगा यस, हमें? यस। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक अमेंडमेंट मैं पढ़ रहा था, इसमें मुझे और लगी, जो आपसे चर्चा करना चाहूँगा मैं। अगर कोई एनआरआई है और उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और वो प्रॉपर्टी इंडिया बेचने आता है, मतलब है इंडियन ओरिजिन का, बट वो चला गया बाहर, तो वो जब बेचने आता है तो अगर वो बेचता है तो उसके ऊपर एक टीडीएस एप्लीकेबल 195 का एप्लीकेबल हो जाता है, जो 20% समथिंग काटा जाता है। तो क्या उसको जो फाइल करना होता था तो 10 नंबर लेना पड़ता था, इसको लेके कुछ चेंजेस है? जी हाँ, अभी तक क्या था कि अगर सेलर आपका रेसिडेंट है तो फिर आपको 10 नंबर की जरूरत नहीं थी, हाँ और जी। केवल उसके पेन पे ही टीडीएस हो जाता था। बिल्कुल। बट अगर सेलर नॉन रेसिडेंट है, इन दैट केस 10 की रिक्वायरमेंट थी, हम्म। जो कि अभी सेक्शन 397 हो गया, जैसा आपने पिछला एक्ट का रेफरेंस दिया। हाँ जी। अब यहाँ पर उन्होंने उसको चेंज किया, और आप केवल पेन के बेसिस पे उसके टीडीएस को डिपॉजिट कर सकते, तो एट पैरिटी हो गया। ओके। रेसिडेंट सेलर और नॉन रेसिडेंट 10 की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली खत्म हो गई। खत्म हो गई। जी। ओके। सर फॉर्म 15G 15H हम लोग सब फाइल करते हैं कि हमारा टीडीएस एफडीआर पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर टीडीएस हमारा ना कटे, क्योंकि हम टैक्स स्लैब में नहीं आते, हम बहुत सारी जगह सबमिट करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स में। तो क्या इसको लेके भी कोई चेंजेस आया है? जी हाँ, जो आपका टीडीएस का 15G और 15H आज की डेट में फॉर्म्स हैं, अभी ये नंबर चेंज हो सकते हैं जब नए फॉर्म्स आएंगे, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। एक्ट नया है तो फॉर्म्स भी नए होंगे, उसका नंबर बदल। आज हम 15GH करके ही बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो इन केस में अगर आपका 4 बैंक्स में इंटरेस्ट कट रहा है, एक पोस्ट ऑफिस में भी है, हम्म। टीडीएस है, और वो आपका डिडक्ट हो रहा है, तो आपको पांचों जगह फाइल करना है, हम्म। आगे भी करना है, कोई चेंज नहीं है। ओके। लेकिन अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है,
या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम मिल रही है और उसका टीडीएस अलग अलग कंपनीज अलग अलग फर्म्स डिडक्ट कर रही हैं जो कि लिस्टेड है, उसका सिंगल फॉर्म हम डिपॉजिटरी को सबमिट कर सकते हैं। ओके। तो मल्टीपल कंपनीज को फॉर्म सबमिट करने की नीड नहीं होगी, डिपॉजिटरी पे सिंगल फॉर्म जाएगा। बट दिस इज फॉर डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड ओनली। वो भी वो वाली जो लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज है। सिंगल टीडीएस फॉर्म 15G 15H विल बी सफिशिएंट। सफिशिएंट। ओके सर, एक चेंजेस आया है सेक्शन 194C, जो अब नए वाले में 402 सेक्शन में आ गया है, जिसमें वर्क की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। उसमें वर्क की डेफिनेशन में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात पड़ी जो उन्होंने जोड़ा यहाँ पे लाके? विनीश जी, यहाँ पे सप्लाई ऑफ मैन पावर, ओके। ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज पे बहुत कंफ्यूजन था। पुराने एक्ट में कोई इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्ट 194C में टीडीएस काट रहा था, कोई प्रोफेशनल सर्विस में काट रहा था। कुछ लोगों का व्यू था कि नहीं जाएगा, तो क्लैरिटी करते हुए उसको वर्क्स की डेफिनेशन में लिया है, यानी उसके ऊपर अब कॉन्ट्रैक्ट वाला टीडीएस लगेगा। 1% अगर सप्लायर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, 2% फॉर अदर एसएससी। कॉन्ट्रैक्ट में ये कवर होगा। सर, हमारे देश की जो फौज हम जिसे कहते हैं पैरामिलिट्री, जो हमारे देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हर समय रहती है, चाहे मैं मिलिट्री की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, या जो भी सीआरपीएफ, जितने भी हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पैरामिलिट्री में, तो क्या उनके लिए भी कोई बदलाव आया है? एक छोटा सा चेंज है। अभी तक क्या था कि जो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन है, हाँ जी। उस पे टैक्स जो लग रहा था, मतलब देयर वाज कंफ्यूजन। कुछ केसेस में एग्जम्प्ट था, कुछ केसेस में इट वाज टैक्सेबल। मोरोवर एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस हुआ था इनकम टैक्स एक्ट 1922 में। ओके, मतलब अंग्रेजों के टाइम यस। पे। उसके बाद इनकम टैक्स 1961 में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, ठीक। लेकिन वो एग्जम्पशन पुराने एक्ट के रिपील और सेविंग क्लॉज से, नोटिफिकेशन से, सर्कुलर से आज भी चलती जा रही थी। तो उस चीज को रेगुलराइज किया है। डिसेबिलिटी पेंशन कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगी। उसके दोनों कंपोनेंट्स, यानी जो सर्विस कंपोनेंट है और डिसेबिलिटी कंपोनेंट है, दोनों पर एग्जम्पशन मिलेगी। और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस, इन दोनों को इंक्लूड किया। दोनों को इंक्लूड किया, Yes. मतलब डिसेबिलिटी पेंशन पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की हम लोग बात करते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में हम ITR 1 2 3 4 5 समथिंग फाइल करते हैं, तो ये क्या ITR फॉर्म्स में भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया कि सबकी डेट में भी कोई कुछ चेंजेस करा है? सो लुक, ये आईटीआर फॉर्म्स का जो टाइम लिमिट्स हैं, अभी 139 होता था पुराना हाँ वाला, जी, हाँ जी। नए एक्ट में इट इज 263। हाँ जी। ये हमेशा से एक बड़ा ही डिस्प्यूट और मतलब चलता रहता है इसमें। आप ड्यू डेट्स पे कभी भी सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पे, एक्स पे आप चेक करेंगे तो एक हैशटैग चल रहा है, एक्सटेंड ड्यू डेट इमीडिएटली एंड सो ऑन। तो ये हमेशा एक ऐसा झगड़े का मसला है। नाउ दीज डेट्स हैव बीन अ लिटिल बिट रेशनलाइज्ड अगेन। ओके। पहले भी आप देखिए तो जो हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इसमें वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन देती रही हैं। जो पहले टैक्स ऑडिट्स की डेट होती थी वो 30 सितंबर होती थी, और उसकी आईटीआर की भी वही होती थी। बट फिर आईटीआर की ऑडिट वाले केसेस की डेट 31 अक्टूबर कर दी, हाँ जी। ऑडिट की डेट सितंबर, रिटर्न की डेट अक्टूबर। अब इस बार उसमें एक नया चेंज लेकर आए हैं कि जो बिजनेस इनकम जिन एसएससीज के पास है, एनी पर्सन हु इज हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में बिजनेस नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो ट्रस्ट को अलग से कहा हमने, और जिनका ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। ऑडिट है तो एज यूजुअल 31 अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग है 30 नवंबर। हाँ जी। इसके अलावा बाकी जो 31 जुलाई होती थी, हाँ जी। उनमें से जिनके पास बिजनेस इनकम है और ट्रस्ट केसेस, उनके लिए एक नई डेट आ गई 31 अगस्त। ओके। तो अभी हमारे पास जुलाई की डेट है जो नॉन ऑडिट, नॉन बिजनेस केसेस, नॉन ट्रस्ट। अगस्त की डेट है नॉन ऑडिट लेकिन बिजनेस या ट्रस्ट, उनकी डेट हो गई अगस्त। फिर आपकी टैक्स ऑडिट की डेट
हाँ 30 जी, सितंबर। हाँ जी, फिर आपकी आईटीआर की डेट, जो ऑडिट के केसेस हैं, पार्टनरशिप फर्म्स, उनके पार्टनर्स, उन सब की 31 अक्टूबर। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग 30 नवंबर। फिर आपकी बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर। और फिर आपकी रिवाइज रिटर्न बिलेटेड वाली से के साथ में 31 दिसंबर और लेट फीस के साथ में 31 मार्च। तो आपके पास मार्च तक खूब काम है करने के लिए, जो पूरे पहले साल खाली हो जाता था। वर्क स्कैटर्ड है बस स्कैटर्ड है। जी। तो यानी आईटीआर 1 और 2 की बात करी जाए, जो तो हम वो जानते हैं जुलाई ही वो है। जुलाई 31 जुलाई, यस और आईटीआर 1 और 2 के अलावा कोई भी आईटीआर है नॉन ऑडिटेड है तो 31 अगस्त, जी, ऑडिटेड है तो 31 अक्टूबर। करेक्ट ये डेट्स हो गई। सर रिवाइज रिटर्न 139.5, जी। इसमें भी क्या कोई चेंजेस आया है? हाँ जी, रिवाइज्ड रिटर्न में अभी तक जो टाइम लिमिट थी, वो बिलेटेड रिटर्न के साथ कोइंसाइड हो रही थी, ठीक है, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बिल्कुल। अब जहाँ पे बिलेटेड रिटर्न फाइल हुआ किसी का और वो दिसंबर तक का टाइम है, तो कुछ लोगों का कहना था हमें रिवाइजन के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो वहाँ पे 3 महीने और उन्होंने एक्सटेंड किए। नाउ ए रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड अप टू 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर। ओके, तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन विनीत जी, इस 3 महीने एक्स्ट्रा को अगर आप यूज़ करते हैं फॉर रिवीजन, तो कुछ एक्स्ट्रा देना तो पड़ेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, थोड़ी-सी नॉमिनल फीस नॉमिनल फीस। लगाई है। हाँ और जी, वो नॉमिनल फीस वही है जो अपडेटेड। बिलेटेड रिटर्न्स की है। ओके, ओके, बिलेटेड के केस में अप टू 5 लाख टोटल इनकम, 1000 रुपए देने, 5 लाख के बियॉन्ड 5000 देने। सेम फॉर रिवीजन। सेम तो फॉर अगर ओरिजिनल रिटर्न मैंने टाइम से फाइल किया और रिवाइज दिसंबर के बाद पर मार्च से पहले किया, तो 1000 या 5000 केवल रिवीजन के देने हैं। बस इसमें ये फ़ायदा ये हुआ कि जो हम लोग पहले अपडेटेड रिटर्न दिसंबर के बाद फाइल करते थे, अगर कोई ज़रूरत पड़ती जी थी जी तो जी एक जी। एडिशनल टैक्स देते थे, हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ वो बच वो जाएगा हमारा बचेगा, बस। बट वो रहेगा। वो रहेगा। और अगर ओरिजिनल आपकी बिलेटेड है, हाँ जी, तो 1000 या 5000 तो उसके देंगे। उससे देंगे बिल्कुल। और फिर आपने उसको रिवाइज किया एक्सटेंडेड टाइम में, फिर तो देंगे 1000 5000 इसके आप और फिर से देंगे। देंगे। ओके, ओके, बिल्कुल ठीक है सर। सर अपडेटेड रिटर्न जो हमारा सेक्शन 139(8)(a) में जाता था, क्या इसको लेके भी सरकार ने इस बजट में कोई बदलाव करे हैं? हाँ, अपडेटेड रिटर्न पे एक छोटा सा चेंज है, और वो ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी लॉस का रिटर्न है ठीक है, और आप उस लॉस को कम करके डिक्लेयर करना चाहते हैं, ओके, तो पहले ये परमिटेड नहीं था, परमिटेड नहीं। बट अब आप लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। अच्छा, मैं पढ़ रहा था इसमें कहीं पे ऐसा लिखा था कि पहले रीअसेसमेंट आपका हो गया, तो रीअसेसमेंट ये चल रहा है इन प्रोसेस में या हो गया, तो उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। तो क्या इसको लेके भी सरकार ने कुछ चेंजेस करे हैं? जी हाँ, अगर रीअसेसमेंट का नोटिस इशू हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की परमिशन नहीं थी। उनका कहना ये था कि भैया, अब तो हमने पकड़ लिया आपको, अब आप पकड़े जाने के बाद में कुछ कह रहे हो हम नहीं सुनेंगे। ओके, लेकिन अभी लिबरलाइजेशन का ज़माना है, ट्रस्ट ऑन एसएससीज बढ़ रहा है, तो उनका कहना है कि ठीक है, अब रीअसेसमेंट के नोटिस के बाद भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन इस एक्स्ट्रा सुविधा के लिए आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ टैक्स देना होगा। ओके, 10% में आप कर सकते हैं। 10%, और फिर इस अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पे ही आपका असेसमेंट होगा, अच्छा, पुराना वाला खत्म, नया पुरानी वाला पे चल। नहीं होगा। ओके, ये बढ़िया वेलकम स्टेप है। सर आजकल हो क्या रहा है, जो हमारे इंडिया में लोग हैं वो फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं, और फॉरेन कंपनीज में जब वो काम करते हैं तो फॉरेन कंपनी अपने कहीं ना कहीं उन्हें शेयर्स दे देती है, या वो फॉरेन में कहीं ना कहीं अपनी कोई एसेट्स बना लेते हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स खोल लेते हैं, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो हमारे आईटीआर में वो एफए शेड्यूल में भरना पड़ता है उसको, कि अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स जो भी है वो डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग उसे इग्नोर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसा क्या उनके पास आई इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने इस एक्ट इसमें भी शायद कुछ चेंजेस करे हैं, जी तो वो चेंजेस क्या हैं सर? सर, एक नई स्कीम लेकर आए हैं, फास्ट डीएस 2026। ओके, फास्ट का मतलब फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम 2026। तो हो क्या रहा था कि जो फॉरेन एसेट्स हैं, किसी के पास शेयर्स हैं, ईएसओपी वाली सिक्योरिटीज़ हैं, हाँ जी, फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, फॉरेन में उन्होंने कोई छोटा मोटा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, अब वो कई बार डिस्क्लोज होने से रह जाता है।
ओके। रेसिडेंट एसएससी को उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। अच्छा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है फॉरेन गवर्नमेंट से, ये सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंसिव यूज कर रही है एआई का, तो वो सब मिसमैच सारी इन्फो गवर्नमेंट के पास है आज की डेट में। तो एक बार उन्होंने वापस से डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आए हैं। हम्म। अगर आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम ठीक है। या असेट ठीक। अप टू 1 करोड़ है, ठीक है। तो आपको उस पर 30% टैक्स, 30% एडिशनल टैक्स देके डिस्क्लोज कर सकते हैं, यानी 60% आपको देना पड़ेगा देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ तक है तो। हाँ, ठीक है। अगर आपने इनकम डिस्क्लोज कर दी थी ठीक है। लेकिन एसेट डिस्क्लोज नहीं की, अच्छा, शेड्यूल में नहीं भरी है मैंने। यस, बट ठीक है। इनकम डिस्क्लोज्ड है, यू हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, ठीक है। और अमाउंट इज अप टू 5 करोड़, ठीक है। तो आप सिर्फ 1 लाख रुपी एडिशनल फीस देके डिस्क्लोज कर दीजिए, ओके। टैक्स नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी फॉरेन एसेट की वैल्यू 20 लाख रुपए तक है, ठीक है। तो इम्यूनिटी ग्रांट किया है। दैट इज इन दैट केस अगर कोई डिस्क्लोजर आपने नहीं किया है तो भी किसी प्रकार का कोई फाइन, पेनाल्टी, नहीं है। प्रोसिक्यूट कुछ नहीं है जी, 20 लाख तक। और ये चेंज 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल, रेट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव किया है, यानी हमने जो 24-25 को रिटर्न्स फाइल करे हैं जी, उनको आ उसमें सकता है नोटिस। उसमें भी अगर छूट गया है, हाँ जी। 24-25 में तो आपका 1 अक्टूबर से पहले का है, पहले का है। तो नोटिस आ सकता है, बाद का है तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके। ओके। तो ये चीज़ें हैं इसमें, बिल्कुल ठीक है सर। सर अच्छा, हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सबसे कठिन कानून वो जीएसटी वाला कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में है, जहाँ पे आपके घर के बर्तन बेचने तक का अधिकार है। और जी जी, इनकम टैक्स एक्ट में एक थी कड़ी सजा का प्रावधान। कड़ी सजा आपको दी जाएगी। अब कड़ी सजा का मतलब पत्थर तोड़ना, समथिंग कुछ ऐसा। अगर आप कोई चोरी वगैरह कुछ करते हैं, टैक्स का करते हैं, तो ये प्रावधान था। तो अब क्या उन्होंने कड़ी सजा को भी कुछ चेंजेस कराए? क्या उस वर्ड का मतलब चेंज किया गया है? जी हाँ, कुछ जगह पर जो इम्प्रिजनमेंट है, और जहाँ पर इनकम टैक्स में था ज़्यादातर जगह पे राइगोरस इम्प्रिजनमेंट हाँ था। जी। हाँ जी। राइगोरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब आपसे हार्ड वर्क करवाया जाएगा और अच्छे से काम करवाएंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया। ओके। तो पहले तो जेल जाने का जो प्रावधान था वो कम हो गया, कम हो गया। ज़्यादातर जगह पे 7 इयर्स था, हाँ तो जी। उसको रिड्यूस करके उन्होंने 2 इयर्स पे ले आए। 2 इयर्स पे लिया है। रिपीटेड ऑफेंस पे 3 इयर्स है, ओके। 7 साल वाली 2 और 3। और जो राइगोरस इम्प्रिजनमेंट था उसको सिंपल में कन्वर्ट किया, और कई जगह ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज किया है। दैट इज प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन को पूरे तौर पे हटा दिया, ग्रेडिंग किया है कि इतना ऑफेंस है तो इतनी सजा होगी, इतना ऑफेंस है तो इतना पनिशमेंट होगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 2 साल मैक्सिमम है, रिपीटेड ऑफेंस पे 3 साल है, राइगोरस का सिंपल किया गया है, तो डीक्रिमिनलाइजेशन है। और उनका कहना है कि फीस दे दो, कंपाउंडिंग करा लो, जेल जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे टीडीएस के प्रोविजंस में हाँ जी। अगर कोई ऑफेंस होता था और आपने टीडीएस पे नहीं किया है फॉर विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स, या आपने उसको जमा करवाना इंश्योर नहीं किया है, ठीक है। तो पनिशमेंट था विच शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स। ओके। मतलब 3 महीने तो जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। इट हैज बीन फुल्ली डीक्रिमिनलाइज्ड, ओके, मतलब आप कुल में रिमूव, टीडीएस में कुछ भी नहीं है। इस वाले में रिमूव किया कि जो मिनिमम 3 महीने का था उसको, तो एक बड़ा रिलीफ है कि अब गवर्नमेंट का इंटेंशन किसी को जेल भेजने की नहीं है। बट टैक्स दे दो भाई, टैक्स और दे दो, ब्याज फीस दे इंटरेस्ट दो, पेनल्टी दे दो। तो ज़्यादा वो नहीं है। अब वैसे भी सरकार मैं देख रहा हूँ, जैसे टोल प्लाजा पे हम कभी जाते थे तो वहाँ पे लिखा होता था टोल फीस। अब उन्होंने टोल गेट फीस की जगह उन्होंने कर दिया फीस गेट। अब उन्होंने टोल को भी फीस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी वो पेनल्टी को लेट फीस में लेते जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। सर अभी तक जो सर्च सीजर होती थी या कोई सर्वे करने गए, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स उनको मिले और वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरे पार्टी से भी रिलेटेड है, तो उसमें क्या प्रावधान पहले था और क्या उसमें कोई बदलाव आया है? जी हाँ,
अभी तक क्या होता था कि जो ब्लॉक असेसमेंट के केसेस हैं, मतलब सर्च और सीजर के केसेस में उनका ब्लॉक असेसमेंट होता है। ठीक है। अब वहां पे सपोज आपके यहाँ सर्च हुआ हम्म। और कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे भी मिल गए, ओके। अब वो ब्लॉक असेसमेंट आपका तो होगा ही होगा, मेरा भी ब्लॉक हो जाता था। ब्लॉक का मतलब पीछे सालों का मिला जी के? हाँ, पूरा एक अच्छा। ब्लॉक बना करके। ठीक है। और अब उसमें क्या है कि दे हैव मेड चेंजेस कि जो दूसरा पर्सन है जिसके यहाँ सर्च नहीं हुआ है, हम्म। उसका किसी पर्टिकुलर ईयर का डॉक्यूमेंट है तो उसका उसी ईयर का रीअसेसमेंट होगा, उसका ब्लॉक असेसमेंट नहीं नहीं होगा। होगा। ओके, वेलकम स्टेप है ये भी। सर अभी तक क्या होता था कि जो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती थी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर हम लोग ने प्रैक्टिकल जो फील करा, अगर वो बाई चांस हम लेट फाइल कर भी देते थे और सीएस फाइल करते थे, तो वहाँ पे जो प्रोविज़न था 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज़ हाइयर, आई थिंक ये पहले प्रोविज़न हुआ करता था। लेकिन हमने कभी वो प्रैक्टिकल पेनल्टी लगते हुए नहीं देखी, ना कभी नोटिस आया, ना कभी कुछ हमने देखा। तो अब सरकार टोल प्लाजा वाले कंसेप्ट में यहाँ पे भी लेट फीस लेके आ गई है कुछ? जी हाँ, अभी तक क्या होता था कि 271F में, हाँ जी। पुराने एक्ट में पेनाल्टी थी 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000, दोनों में जो कम होगा उतना लगती थी। सेम प्रोविजन 446 नए वाले एक्ट में आ गए। ठीक है। अब बजट में उन्होंने चेंज किया, बोले भैया ये पेनाल्टी छोड़ो, ये पेनाल्टी नहीं है, नाउ इट इज लेट फीस। लेट फीस। और उसमें भी ग्रेडेड सिस्टम रखा है, अगर आपका डिले अप टू 30 डेज है तो आपको 75,000 पे करने हैं, बिल्कुल। और अगर आपका डिले बियॉन्ड दैट पीरियड है तो आपको 1,50,000 50,000 रुपये। रुपए देने हैं। बिल्कुल। अब फीस होने से क्या होगा कि जब तक आप फीस का पेमेंट नहीं कर देंगे, अपलोड ही नहीं होगी वो। आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल ही नहीं नहीं होगी। होगी। वो तभी फाइल हो पाएगी जब पहले पेमेंट करेंगे। बिल्कुल। पेनाल्टी नॉर्मली लगी नहीं पाती थी, बट फीस मिल जाएगी। फीस मिल जाएगी, जी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट भी टाइम से फाइल करनी है, अगर नहीं करी तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। अच्छी बात ये है, अब क्लाइंट को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये लग रही है, दिक्कत में है, वो देगा। इसी में ट्रांसफर प्राइसिंग में भी उन्होंने चेंज की है। ओके ओके। ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनाल्टी जो कि 1,00,000 रुपए होती थी ऑडिट रिपोर्ट ना फाइल करने पे, लेट फाइल करने पे, उसमें भी अगर 30 दिन तक है तो 50,000 और बियॉन्ड दैट 1,00,000। ओके। सेम उन्होंने चेंज किया एसएफटी फाइल ना करने पे, अच्छा, एसएफटी में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसमें जो पेनाल्टी है अगर फाइल नहीं किया है तो 500 रुपए पर डे होगी। ठीक। दैट विल बी लेट फीस, नॉट पेनाल्टी। ओके। और अगर नोटिस आ गया है, ठीक है। नोटिस में उन्होंने एक टाइम दिया इस डेट तक फाइल कर दीजिए, ठीक। आपने तब भी नहीं किया तो 500 की जगह 1,000 रुपए पर डे का फाइन होगा, मतलब लेट फीस होगी। हालांकि इस पे एक मैक्सिमम लिमिट भी लाए, 1,00,000 रुपीज 1 लाख। फॉर एसएफटी ओनली। सर क्रिप्टो में आजकल बहुत लोग डील कर रहे हैं, जिसे हम वर्चुअल डिजिटल करेंसी कहते हैं, क्योंकि हम लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी आजकल यूथ जितने हैं वो उसमें डील करते हैं। अब उसमें डील करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती हैं, या अगर शेयर हो रही हैं तो वो गलत हो पाती हैं। तो क्या उसको लेके भी इन्होंने कोई चेंजेस करे हैं इसमें? सर क्रिप्टो वाले केस में जो, जहाँ पे जिस एक्सचेंज में ये लोग डील कर रहे हैं हाँ जी। और क्रिप्टो में सेल हो रही है या परचेज कर रहे हैं, तो जो उनका एक्सचेंज है उसको पूरी एक इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, तो दैट इज जस्ट लाइक एसएफटी। अच्छा। ओके। हाँ जी, तो उसका भी अभी तक क्या था, पेनाल्टी के प्रोविजंस थे। वहाँ पर भी एक नया लेट फीस का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो अगर आप डिलेड फाइल करेंगे तो लेट फीस देनी लेट पड़ेगी। फीस वो शायद उसमें 200 रुपये पर डे और 50,000 रुपीज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की ऐसे वो पेनल्टी उसमें ले आए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी भी अब ध्यान से करनी पड़ेगी अगर कुछ ऐसा है। सर एक एलआरएस स्कीम चलती थी, लिबरलाइज्ड रैशनलाइज्ड स्कीम, उसको लेके कई सारे टीडीएस के चेंजेस हुए थे। जैसे हम एजुकेशन या मेडिकल को लेके विदेश जाते थे तो वहाँ पे क्या कोई चेंजेस करे हैं? हाँ जी, विनीत जी, इसमें जो टीसीएस के रेट्स हैं, उन टीसीएस के रेट्स में काफ़ी रेशनलाइजेशन हुआ और चेंज किए गए। मैं पूरा ही बता देता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। जो अल्कोहलिक लिकर का टीसीएस का रेट था हाँ वो जी। 1% से बढ़ा के 2 किया गया। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे टीसीएस, आप ये याद रखिए, 2 है। ठीक है। तेंदू लीव्स पे 5 होता था, ठीक है। उसको भी 2 कर दिया। ठीक। इसी तरीके से जो स्क्रैप मटेरियल है 1% से
वो भी 2 पर आ गया। ठीक है। मिनरल, कोल, इग्नाइट और आयरन ओर, हाँ जी। इस पे भी 1 था, 2 कर दिया। कर दिया। अब आपकी वाली पे आते हैं। ठीक है। एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, हाँ जी। उसमें अगर हमारा अमाउंट 10 लाख से ऊपर था तो एजुकेशन और मेडिकल पर्पस पे 5% होता था। बिल्कुल ठीक। नाउ दैट इज 2%। ओके। और अगर अदर देन एजुकेशन और मेडिकल था तो वो 20 था। ठीक है। उसमें शायद अमेंडमेंट होने से रह गया, वो 20 का अभी भी 20 है। आई होप कि जब तक ये फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बनेगा, शायद इसमें भी कुछ चेंज आ जाए। मतलब अगर कोई मेरा रिलेटिव विदेश में रहता है और मैं उसको अगर पैसे भेजना चाहता हूँ तो 20% मुझे टीडीएस कटवाना पड़ेगा हाँ जी, भेजने के लिए। टीसीएस होगा टीसीएस कटवाना 20%। ओके। और वो रहेगा, वो 20 अभी भी रहेगा। एजुकेशन और मेडिकल पर्पस से भेज रहे हैं तो फिर तो वो इट इज 2%। ओके। इसके अलावा जो ओवरसीज टूर पैकेज है, हाँ जी। उस पर 10 लाख रुपए तक 5% टीसीएस था। ठीक है। और 10 लाख से ऊपर अमाउंट होने पे 20% था। ठीक है। उसको 2 पे किया है। उसको 2 कर दिया, मतलब तो विदेश ही घूमना आसान हो गया। जी हाँ, ये अब 20% बहुत ज्यादा था, 5 भी अच्छा खासा था, अब ये 2% में, तो फॉरेन ट्रेवल्स फिर अब हम बढ़ेंगे। लोग यूरोप जा सकते हैं आराम से। जी हाँ, कब चलना है वो भी बता दीजिएगा। बिल्कुल सर। सर एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई चलती है 115 बीबीई की, जो कई बार इस पे डिस्कस हुआ कि भाई अगर आप कोई अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, ब्लैक मनी है, ये सब कुछ है, इन पे सारी बातें करते थे, तो 60% का टैक्स हमसे ले लिया जाता था, फिर 25% का सरचार्ज लिया जाता था, फिर 4% का एजुकेशन सेस और ये स्वच्छ सेस ले लिया जाता था। क्या इसको लेके भी सरकार ने कोई चेंज करा है? जी हाँ, ये जो सेक्शन 115 बीबी पुराने एक्ट का था, अभी नए में इट इज 195। ओके। सेम प्रोविजंस वहां से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गए। 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस, हाँ जी। तो कुल मिला के 78 होता है। ठीक है। अब उन्होंने इसको रेशनलाइज किया और 60% को रिड्यूस करके 30 पे ले आए, आधा कर दिया बिल्कुल। आधा कर दिया। क्या लेकिन बात। कैच इज देयर, हाँ जी। उसके साथ में फीस भी लगेगी, एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा, ओके। जो कि सेक्शन 439 सबसेक्शन 11 में एक्स्ट्रा होगा। ओके। और वहां पे 100% ऑफ टैक्स, अगर आप खुद से डिस्क्लोज कर रहे हैं ये सारी इनकम्स को, ठीक है। तो 30 प्लस आपका 25% प्लस 4 पुराना, हाँ जी। और 30 ये बैठेगा, यानी 30 का 30, 30 पे 100%। 30 और हाँ लगेगा, जी। हाँ सो जी। इट वुड बी नाउ 69। ओके। थोड़ा सा कम हो गया। 8-9%, 10% का फायदा हो गया। और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, डिपार्टमेंट ने आपको डिटेक्ट किया है, तो जो टैक्स होगा वो आपका 120% होगा इसमें। अच्छा। और दैट वुड बी 30, 36, 25, 4, और फिर वो 99 जाएगा। अच्छा, मतलब टैक्स से ज़्यादा तो क्या इंटरेस्ट पेनल्टी ले सकते हैं नहीं, अभी तो नहीं ले रहे हैं, बट हाँ प्रोविजंस हैं इस तरीके के कि वो ले जहाँ पे आपकी इनकम से ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स पड़ सकता है। ओके। ये चेंजेस आ गया। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे देश में बहुत सारी चलती हैं, जी जो हर शहर में कहीं ना कहीं काम कर रही हैं और ज़मीन से जुड़े हुए बहुत सारे काम इसमें होते हैं। जी तो उसकी डिडक्शन भी हम लोग को 80P में मिलती है, तो उसको लेके भी क्या कोई चेंजेस करे गए हैं? हाँ जी, कोऑपरेटिव में जो एटीपी पुराना सेक्शन होता था, हाँ नाउ इट जी। इज 149। हाँ जी। पहली तो ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में थी। ठीक है। अब उसमें उन्होंने जो डिविडेंड वाला पार्ट है, हम्म। कि अगर आपको कहीं से डिविडेंड मिल रहा है हम्म। और आगे वही इनकम आप अपने मेंबर्स को एज डिविडेंड दे रहे हो, हम्म। तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। ठीक। 3 साल तक ये डिडक्शन के प्रोविजंस थे, तो इसको ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों में एक्सटेंड किया है, ठीक। तो ये दोनों में हमको मिल सकती है। दोनों में मिल सकती हैं। दूसरी चीज, जो प्राइमरी सोसाइटीज हैं और उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती थी ओल्ड रिजीम में, अभी भी ओल्ड में रहेगा, उसमें 2 आइटम्स ऐड किए हैं, दैट इज एंसिलरी एक्टिविटीज ऑफ कैटल फीड एंड कॉटन सीड्स। ओके। तो इस पे पहले डिडक्शन नहीं मिलती थी, बट अब इन दोनों पे भी डिडक्शन मिलेगी। और एक छोटा सा चेंज है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी
जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में रजिस्टर्ड है, हाँ जी। उसे भी डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया, तो दैट सोसाइटी कैन आल्सो क्लेम सेम बेनिफिट्स। ओके। सर मुझे लगता है हमारी इस सरकार का विजन बहुत बड़ा है। अब वो 2047 की भी कुछ बातें कर रहे हैं, जिसमें एफडीआई की हम बात करें तो एक डेटा सेंटर्स की बात हो रही है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो क्या इसमें डेटा सेंटर जो पहले हम लोग हमेशा सुनते थे सिंगापुर में रहता है, वहाँ ट्विट नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वहाँ पे एग्जामिशन भी थी। तो क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा नियम आने जा रहा है अब? हाँ जी, इस गवर्नमेंट का एफडीआई पे कई जगह फोकस रहा है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो नॉन रेसिडेंट हैं या फॉरेन कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज एफडीआई। दो चीजें होती हैं, एक एफडीआई, एक एफआईआई। हाँ जी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी। एफआईआई तो इन्वेस्टर है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बिल्कुल। वो क्या करता है, शेयर्स खरीदे, आज खरीदे कल बेचे, वो फ्यूचर्स भी करता है, ऑप्शन भी करता है, डायरेक्ट इन्वेस्ट। और एफडीआई जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। एफडीआई आने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, एफडीआई आने से एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। एफआईआई आने से शेयर मार्केट की ग्रोथ है, एफआईआई आने से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, वो सारी चीजें हैं। तो फोकस एफआईआई पे बिल्कुल भी नहीं है। ओके। गवर्नमेंट का कहना है कि भैया पैसे लाओ। आना है आओ, नहीं आना है कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन इन केस ऑफ एफडीआई वो उसको काफ़ी एग्जम्पशंस दे रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं, सो दैट एक लॉन्ग रन में ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो इसी फील्ड में एक डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर फ्रेमवर्क को प्रमोट करने के लिए अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया में डेटा सेंटर सर्विसेज को प्रोक्यूर करने की सर्विसेज करती है, तो उसकी जो भी इनकम इस एक्टिविटी से होगी, एग्जम्पशन दिया है। और 31 मार्च 2047 तक ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल होगा। ओके। तो एक लंबी एग्जम्पशन, लंबे पीरियड तक ये डेटा सेंटर्स पे उन्होंने इस तरीके से अलाउ किया। ठीक। सिमिलर एग्जम्पशन दिया है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल इक्विपमेंट ओके। टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर जो कि कस्टम बॉन्डेड एरिया में लोकेटेड है। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर को जो भी इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे उस पर भी एग्जम्पशन होगी, और ये एग्जम्पशन 2030-31 तक मिलेगी। अच्छा, ये वाली 30-31 है ना, वो 47 तक। डेटा सेंटर 47 तक है। ओके। सर एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कंपनीज के ऊपर लगता है, जी तो क्या उस पे भी कोई चेंजेस किया है? हाँ जी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बेसिकली सिर्फ ओल्ड रिजीम में उसकी रिडक्शन थी। न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम में लगता है, न्यू में नहीं लगता है। हाँ जी। अब जो उसका टैक्स क्रेडिट है, क्योंकि अगर आपने मैट पे किया है और जो कि रेगुलर टैक्स से एक्सेस है, तो वो डिफरेंस इज क्रेडिट, और वो क्रेडिट आप 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। वो क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड भी ओल्ड रिजीम में ही होगा, क्योंकि वो था ही। अब उसको उन्होंने न्यू रिजीम में अलाउ कर दिया। ठीक। और दूसरी चीज ये कही कि पहली बात, मैट जो है वो फाइनल टैक्स होगा, यानी कि अब उसका आगे से क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके। जो पुराने क्रेडिट्स हैं वो जिंदा है, ठीक। बट आगे से जो क्रेडिट्स हैं वो नहीं वो होंगे, नहीं होगा। क्योंकि ये फाइनल टैक्स है। दूसरी चीज, अब क्योंकि कुछ क्रेडिट खत्म कर दिया, तो 15% से घटा के जो रेट था वो 14 पर ले आए। ओके। तो ओके। 1% रेट कम किया। अब जो पुराने क्रेडिट्स है मेरे, उसको उन्होंने न्यू रिजीम में अलाउ किया कि आप उसको न्यू रिजीम में क्लेम कर लो, सो दैट स्विचिंग स्मूथ हो जाए। ओके। अब उसमें उन्होंने लिमिटेशन ये लगाई कि 25% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं करोगे, और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनका जो डिफरेंस ऑफ टैक्स है मैट और रेगुलर का, वो उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं नहीं कर होगा। सकती। सर एक हमारे यहाँ वर्ड है डिन, यानी डॉक्यूमेंट यस। आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिपार्टमेंट को कोई भी नोटिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो उसमें डिन नंबर मेंशन होना जरूरी है। और कोर्ट में जब केस जाता है तो वो डिन को लेके हम लोग ने देखे कई सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए जहाँ पे पूरा का पूरा मैटर डिन पे शुरू हुआ, डिन पे ही खत्म हो गया। तो ये सरकार को कभी कभी चुभता होगा, तो क्या डिन को लेके भी उन्होंने कोई बदलाव करा है? हाँ जी, यहाँ पे डिन में अभी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी है।
अगर किसी नोटिस पे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे डिन नहीं है तो वो इनवैलिड है। अब कई कोर्ट केसेस हुए, मतलब यहाँ तक हुआ कि अगर 20 पेज का नोटिस है और 19 पेज पे डिन पड़ा है, एक पे रह गया, हम्म, तो इसी बेसिस पे पूरी प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट हो गई। इनवैलिड। तो इन्होंने अभी एक नया अमेंडमेंट लाए हैं कि भैया अगर किसी भी मैनर में उस डॉक्यूमेंट पे डिन कोटेड है, इन एनी मैनर एनीवेयर, तो वो इनवैलिड नहीं होगा और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वैलिड मानी जाएंगी। तो ये टेक्निकल जो एरर्स हो रही थी या कहीं पे छूट जा रहा था, तो उसको नहीं किया। अगर किसी ऑर्डर में नहीं है बट उसके एनेक्शर में भी डिन मेंशन्ड है, हाँ जी, या उसके साथ में किसी नोटिस में मेंशन्ड है, डिटेल्स में नहीं है, तो वो भी वैलिड होगा। मतलब एनी हाउ एनीवेयर मेंशन्ड, तो डिन के बेसिस पे इनवैलिडेशन नहीं होगा। एक जगह लिखा होना चाहिए बस। जी हाँ। सर, सोवनियर गोल्ड बॉन्ड्स जो हमारी आम जनता बहुत ज़्यादा खरीदती है क्योंकि गोल्ड में उसका इन्वेस्टमेंट चाहती है, तो क्या उसको लेके भी सरकार ने कोई बदलाव करे हैं इसमें? सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स में एग्जम्पशन मिला करती थी उनके रिडेम्पशन पे। ठीक है। कंडीशंस ये थी कि इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए, और जो रिडेम्पशन है वो उसको रिजर्व बैंक से, यानी गवर्नमेंट जो रिडेम कर रही है वो ही मिला होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि उसने सेकेंडरी मार्केट में बेचे। ठीक है। सपोज मैंने सोवरीन बॉन्ड्स खरीदे, सेकेंडरी मार्केट में बेच दिए, तो कैपिटल गेन लगेगा। ठीक। बट मैं होल्ड करता हूं टिल मेच्योरिटी, गवर्नमेंट से पैसा मिलता है तो नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा। इसमें यह था कि कंडीशन में सिर्फ रिडेम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट होना चाहिए। अभी तक क्या होता था, अगर सेकेंडरी मार्केट से खरीदे और रिडेम्पशन गवर्नमेंट से मिला तो भी एग्जम्प्ट होता था। अब उन्होंने इस बात को बंद कर दिया और कंडीशन ये लगाई कि आपने खरीदे भी हमसे हो, दैट अच्छा। इज जब इनिशियली इशू हुआ तब आपने लिया, देन आप पूरा पीरियड दैट इज 8 ईयर्स होल्ड करो, बीच में ट्रांजेक्ट नहीं करिएगा, ठीक। और फिर आपको रिडेम्पशन भी गवर्नमेंट से मिलेगा, ओके। तो एग्जम्पशन। तो बहुत सारे केसेस में जो सेकेंडरी मार्केट में खरीदे उनकी एग्जम्पशन अब यहाँ पर अलाउड नहीं होगी और वो टैक्सेबल हो जाएंगे। तो 12.5% आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म है तो 20% देना पड़े। शॉर्ट टर्म कैन ऑल्सो अराइज, बिल्कुल। क्योंकि सेकेंडरी से खरीद के 6 महीने बाद मेरे को रिडेम्पशन मिल गया, तो 20% टैक्स आपको उस पर देना पड़ेगा, और इंडेक्सेशन भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो खत्म हो खत्म हो चुका है, चुका है। खत्म हो चुका है। सर, जब बजट अनाउंस हो रहा था तो ये पता नहीं मैडम ने कुछ एक ऐसा वर्ड बोला जो पूरा लाल था। वो वर्ड लाल था या बोलने का तरीका था मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट लाल होकर धराशाही हो गई और बहुत तेजी से गिरती चली गई, जो शाम तक नहीं उभर पाई। ऐसा क्या वर्ड बोला उन्होंने और उसके पीछे कारण क्या था और वो क्या चीज़ थी सर? सर, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि एफडीआई पर फोकस है, एफआईआई पर नहीं है, और बहुत सारे लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डील करते हैं। तो गवर्नमेंट का मानना ये कि भैया ये तो देखो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को हमें कम करना है। जिस तरीके से सिन गुड्स को कम करने के लिए ये लोग एक्स्ट्रा टैक्स, फिर उस पे और एक्स्ट्रा, फिर एक्स्ट्रा, ताकि, और उससे आप देखो कंजम्पशन कम भी होता है बिल्कुल। सिन गुड्स का। सेम इज स्पेकुलेशन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसको कैसे डिस्करेज करें, स्मॉल लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो तो रहा वहां पे उन्होंने उसको एसटीटी को बढ़ाया। है। ठीक। और जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो ऑप्शन प्रीमियम की जो सेल है हाँ जी। उस पर बढ़ाकर 0.1 से बढ़ाकर 0.15 किया। हाँ जी। अगर ऑप्शन कोई एक्सरसाइज कर रहा है हाँ जी। तो 0.125 से इंक्रीज करके 0.15 फाइव। कर दिया। हाँ जी। और जो आपका ऑप्शंस की सेल है, वो बल्कि फ्यूचर की सेल फ्यूचर है, की उस पे 0.02 से बढ़ा के 0.05 0.05 किया। कर दिया। बिल्कुल। दैट वाज इंक्रीज इन एसटीटी। दूसरा एक बहुत जबरदस्त र्यूमर चल रही थी बजट से पहले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अच्छा। ऑन सिक्योरिटीज। आपको याद होगा पहले भी एग्जम्प्ट पहले भी। होता था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने उस पर एक टैक्स लाख किया। हाँ। और क्योंकि पिछले बहुत समय से शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में लोगों को रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो देवर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट इस बार कुछ बूस्ट करेगी। देगी, और एक र्यूमर था बहुत कि लॉन्ग टर्म गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, वो हुआ नहीं। और
एसटीटी और बढ़ गया, मतलब हम तो सोच रहे थे कुछ मिलेगा, वो चला गया। यहाँ कुछ और चला गया। तो मार्केट ने इस मूव को बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत जोर से सर झुका करके, और उसके बाद बस जो कुछ हुआ हम वो सब सब करता है। सर एक हम लोगों ने बजट के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स लगभग कवर कर लिए, जितने आम जनता के लिए जनरल पब्लिक के लिए ज़रूरी होते थे हमने कोशिश करी पूरी कवर करने की। और आपने बखूबी एक एक पॉइंट को सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज, सब क्लॉज वाइज आपने बहुत आसान भाषा में हमारी जनता के लिए, पब्लिक के लिए उसके सामने पेश किया। एक मेरा क्वेश्चन बजट से हटके है सर, ये जो आजकल चांदी और सोना ये जो मूव कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है और क्या इसमें स्थिरता आएगी? सर देखिए, इसको किसी भी चीज़ के रेट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल बहुत होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। अभी ऊपर जाएगा तो थ्योरीज दूसरी चलने लगेंगी, नीचे जाएगा तो दूसरी थ्योरीज उसको रिप्लेस कर देंगी। बिल्कुल। तो सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, ईवी में यूज़ हो रहा है। पहले तो वो सिर्फ काजू कतली के हाँ, ऊपर ही लगता था, अब वो कई अब वो जगह सोलर पैनल में यूज़ हो रहा है, बैटरीज में बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसका यूज़ हुआ। यूसेज है। ये थ्योरीज थी, और एकदम जिस तरीके का मूव आया, फिर वो डाउनवर्ड मूव भी जितना फास्ट था उतना उससे ही नीचे आ खतरनाक डाउनवर्ड मूव था। बिल्कुल। तो कहना बहुत मुश्किल है। मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, बट वो कहते हैं सिल्वर इज़ प्योर स्पेकुलेटिव आइटम। अच्छा, आपको जितना स्पेकुलेशन करना है आप सिल्वर में करिए, तो उस तरीके का है। हाँ, ही बिलीव्स इन गोल्ड, कि गोल्ड एक परमानेंट एसेट है एसेट्स जिसकी हैं। अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये स्पेकुलेशन से कम चलता है। हुँ। थ्योरी चल रही है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो स्टोर कर रहे हैं, डॉलर को डी डॉलराइजेशन हो रहा है, मतलब ओके, डॉलर खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और उसकी जगह गोल्ड होल्ड कर रहे हैं। ओके। उनकी जो डिमांड है वो लॉन्ग टर्म है, वो लेने के बाद बेचेंगे नहीं। उनकी जो डिमांड है वो ह्यूज क्वांटिटी ह्यूज है, वो क्वांटिटी है। 10 ग्राम 50 ग्राम किलो 2 किलो वाले नहीं नहीं है, हैं, सही बात है। हजारों टन के हिसाब से खरीदते हैं। सो लेकिन प्रिडिक्शंस करना प्रेडिक्शंस। अगेन स्पेकुलेटिव होगा, बट गोल्ड पर लॉन्ग टर्म देखें तो मैं भी बुलिश हूँ, अच्छा। सिल्वर स्पेकुलेटिव है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने बिज़ी शेड्यूल है आपके, बहुत सारे सेशन, सेमिनार्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें से समय निकाला। एक सर बायबैक को लेके भी शायद कुछ बीच में चेंजेस आया है, बायबैक को लेके उस वो क्या है? सर बाईबैक में बार बार चेंजेस हो रहे हैं। आपको याद होगा 1 अक्टूबर 24 से इन्होंने बाईबैक को डिविडेंड इनकम मान लिया था, ठीक है, और पुराने एक्ट का 222 क्लॉज एफ में उसको डाल दिया बिल्कुल। कि भैया बाईबैक से जो पैसा मिल रहा है वो डिविडेंड इनकम है। हुँ, सपोज मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे, कंपनी बाईबैक लेके आई, सारे शेयर मेरे बाईबैक में चले गए, मुझे 1,20,000 मिला। ठीक। अब उन्होंने 1,20,000 को डिविडेंड मान लिया, हाँ, डिविडेंड 20,000 है मेरा। इनकम तो 20 ही थी, हुँ। चलो किसी हेड में ले ले, वो एक इसी 20 हो गया। अब मैंने कि मेरे शेयर का क्या होगा, बोले यार ये तो लॉस हो गया तुम्हारा, इसकी सेल कंसीडरेशन जीरो, और कॉस्ट वो, अब वो कैपिटल लॉस आ गया। हुँ, कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड। बिल्कुल। अब बोले इसे कैरी फॉरवर्ड कर लो और डिविडेंड पे टैक्स दे दो। बड़ा अजब गजब प्रोविजन था। खैर समझ में आया, और अभी सुधार किया, उसको कैपिटल गेन वापस मानेंगे। ओके, तो जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन कैपिटल गेन होगा। होगा। अब हमने कि ये तो फिर हम वहीं के वहीं आ गए। उनका कहना है कि आप इसका मिसयूज करते हो बाईबैक का, अच्छा, और पैसा डिविडेंड ना लेकर बाईबैक में ले लेते हो, ओके, तो यू ओके। शुड पे फुल टैक्स ऑन दिस। तो पूरी अमाउंट पे लग, हमने कि अब वो वापस कैपिटल गेन में ले आए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर प्रमोटर्स को मिलेगा तो उसको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ओके, कितना देना पड़ेगा? अगर प्रमोटर कंपनी है तो ठीक। कंपनी का नॉर्मल रेट 22 है, हुँ, आपका शॉर्ट टर्म गेन है तो आपने 20 दिया, 2 और दे दीजिए। ओके, आपने 12.5 दिया तो आप कितना और देंगे ताकि 22 हो जाए? 9.5। 9.5। और अगर अदर्स हैं तो टोटल आएगा 30, यानी शॉर्ट टर्म में तो 20 + 10 एडिशनल लगेगा, हुँ, बट ये एडिशनल सिर्फ किस पे लग रहा है? प्रमोटर्स पे लग रहा है। ओके, प्रमोटर वही है जो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रमोटर है, कंपनीज एक्ट में जो डिफाइंड है, और एक पॉइंट इन्होंने अपना दिया कि जिसके बाद 10% या उससे ज़्यादा के शेयर्स हैं, उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा, बट लगेगा डिफरेंस पे, दैट इज कैपिटल गेन पे। बाकी नॉर्मल लोगों पे नॉर्मल कैपिटल गेन होगा। आप पूरे बजट को कैसे देखते हैं और 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे सर?
सर बजट एक अच्छा बजट है क्योंकि मेन जो फोकस है वो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत प्रूडेंटली हैंडल किया है। तो बजट डेफिसिट को रिड्यूस कर रहे हैं। एक बात उन्होंने कही मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो हमारा डेट है उस डेट टू जीडीपी रेशियो को हम अगले 4 साल में 50% पर लाएंगे। ओके। तो फिस्कल फाइनेंशियल प्रूडेंस को देखते हुए बहुत बैलेंस्ड बजट है। ओके। कोई भी नया टैक्स ना लगाते हुए, बिल्कुल। चीज़ों को रेशनलाइज करते हुए, प्रोसिक्यूशन को डीक्रिमिनलाइज करते हुए क्या है, हाँ कुछ लोगों को थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है कि उनको कैपिटल गेन्स शेयर मार्केट में छूट हाँ, नहीं मिली बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर उनको कोई नई एग्जम्पशंस नहीं मिली। लोग बड़े स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहते कि 75 से 1.5 हो जाए, 2 हो वो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। हर साल एक्सपेक्टेशन होती है बिल्कुल। और गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साथ में करना चाहिए कि आप जैसे घर जाते तो बच्चे एक्सपेक्ट करते कि कहीं बाहर से आए तो कुछ न तो कुछ आएगा। तो चाहे छोटा ही हो बट कुछ ना कुछ होना चाहिए उस तरीके का। तो दोनों बातों पे देते हुए वैसे तो मैं 8 मार्क्स देता बट इस बात का एक काटते हुए 10 में 7 नंबर दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल जो आप सेशन लगातार बहुत जगह दे रहे हैं वहाँ से समय निकाल के हमारे व्यूवर्स के लिए आपने इतना बढ़िया बजट का एक्सप्लेनेशन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जनता बहुत लाभान्वित होगी। आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिएगा, क्वेश्चन डालिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसका आपको जवाब दें, सटीक जवाब दें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनीश जी, बाय बाय।